नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच रूस पर अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि रूस पर लगे आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंधों का असर दुनिया पर होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने यूक्रेन में हिंसा को बंद करने के लिए कहा है, लेकिन रूस की निंदा करने से भी परहेज किया है। कारण भारत के रूस के साथ लंबे समय से राजनीतिक और रक्षा संबंध हैं। आखिर ये आर्थिक प्रतिबंध क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं? क्या इनका आम लोगों पर असर होता है? कितने काम के हैं ये प्रतिबंध? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का असर क्या रूस के साथ भारत के रक्षा सौदों पर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आज मुद्दा आपका में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ फेलो NMML के प्रोफेसर राजा राम पांडे जी हमारे साथ हैं। राजा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही बात हम करेंगे डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी से, जो पूर्व राजदूत हैं WTO के। आपका भी स्वागत है जयंत जी। और हम बात करेंगे SR तयाल जी से, जो पूर्व राजदूत हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। तयाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं तयाल साहब आप ही से ही करूंगा। जो रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इन प्रतिबंधों के मायने क्या हैं? क्यों ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं और इनका क्या असर होता है? देखिए, किसी भी लड़ाई में या युद्ध में कोई देश दूसरे देश को इस तरह प्रेशराइज़ करना चाहता है कि वो उसकी बात मान ले। जी। इस समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है, उसमें अमेरिका और पूरा पाश्चात्य देश यूरोप के हैं, नेटो के हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, वो उसके खिलाफ हैं और ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन से वापस लौट जाए। जी। पर वो यूक्रेन की और सब मदद करने के लिए तो तैयार हैं, पर यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार नहीं है, जी। क्योंकि उससे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो दूसरा उनके पास एक रास्ता रह जाता है कि उस रशिया के ऊपर इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएँ कि रशिया की इकोनॉमी पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए और रशिया के लोग ही इतने परेशान हो जाएँ कि वो रशिया की लीडरशिप पर, प्रेज़िडेंट व्लादिमीर पुतिन पर ये दबाव डालें कि जी। भई इस समस्या को आप ख़त्म करिए, इसको सुलझाइए। जी। अब इन सैंक्शंस के तरह-तरह के रूप होते हैं और सबसे पहला ये होता है कि उस देश के साथ व्यापार बंद किया जा सकता है। जो उस देश के साथ, जैसे रशिया के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज अ, विदेशी मुद्रा की जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको रोका जा सकता है। जैसा कि वेस्ट ने किया है, जो बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, स्विफ्ट एक रास्ता है, जी। उससे दुनिया में बैंकों के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनको रोक दिया गया है। और सब देश अपने कुछ एसेट्स हैं, जैसे भारत का भी 300 बिलियन से ज़्यादा हमारा विदेशी मुद्रा का कोष है, वो भारत में कम है, वो बाहर के बैंकों में अधिक होता है। तो इस समय जैसे रशिया का 300 बिलियन डॉलर का जो कोष है, जी। वो बाहर के बैंकों में है, अमेरिका के बैंकों में है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, उसको फ्रीज़ कर दिया गया है। तो उसको अब रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरी चीज़, तो उसकी वजह से रूबल की जो परचेज़िंग पावर है, वो बहुत कम हो गई है। जी। पहले ही रूबल कमज़ोर हो रहा था और अब उसका 1 तिहाई से अधिक वैल्यू उसकी कम और हो गई है और पूरी विदेशी मुद्रा की रशिया में कमी इस हो गई है। ये इससे पता चलता है कि अगर रशियन बाहर जाना चाहते हैं देश से घूमने या किसी भी कार्य से, जी। तो वो $10,000 से अधिक विदेशी मुद्रा नहीं निकाल सकते हैं। जी ताल साहब, अ, ये ठीक है। तो किसी न किसी तरह कोशिश ये है कि रशिया की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को विश्व की इकोनॉमी से, विश्व की अर्थव्यवस्था से, ग्लोबलाइज़ेशन से इंसुलेट कर दिया जाए, अलग-थलग कर दिया जाए जी। और उसका धीरे-धीरे प्रभाव पड़ेगा रशिया की जनता पर, क्योंकि जी। बाहर से वो सामान नहीं मँगा पाएँगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके जो स्टोर्स हैं, बिल्कुल उनकी ताल साहब, मैं इसके और भी जो पहलू आपसे दुकानें मैं हैं, वहाँ पे सामानों की जी। उनका मिलना कम हो जाएगा।
जी। 300 से ज़्यादा कंपनी जो विदेशी हैं वो रशिया छोड़ रही हैं। उनमें जो हज़ारों लोग जो एम्प्लॉयड हैं रशियंस, उनकी नौकरियाँ चली जाएँगी। वीज़ा और मास्टर कार्ड, देखिए हम लोग भी जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, विश्व भर में यूज़ करते हैं, भारत में यूज़ करते हैं, वो रशियंस अब इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। बोइंग, तायल एयरबस साहब ये के बात ठीक स्पेयर है, पार्ट्स ज़्यादातर। तायल साहब ये बात ठीक है कि रूस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन मेरा प्रोफेसर राजा राम जी का सवाल ये है कि रूस कोई छोटा देश तो है नहीं, एक शक्तिशाली दुनिया का देश है। इस तरह के प्रतिबंध किसी शक्तिशाली और रूस जैसे बड़े देश के ऊपर कितना असरकारक होता है? नहीं, सैंक्शंस जो रूस के ऊपर जो ये जितनी भी इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह लगा रहे हैं जी। अ, ये वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका, ये भी तो ये रसिया के ऊपर भी हर एक बहुत कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, रॉ मटेरियल, उसमें भी डिपेंडेंट है जी। तो उनका अगर रसिया से अगर ये इंपोर्ट ये सारा अगर बंद कर देंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका भी तो इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा। और मैं ये सैंक्शंस के छोड़ के भी दूसरा थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव से अगर मैं उसको मैं एनालाइज करूं, ये पहले ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, इसके ऊपर क्या षड्यंत्र है जी। इसका हम ये बायलैटरल ये रूस और यूक्रेन के बीच का खाली एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें हम अगर निमित्त रखेंगे तो उसका एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो हमारा समझ में नहीं आएगा। पहले ये क्यों हुआ इसको समझने के लिए पहले ये उनका बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा। अभी यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये नेटो और यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन ज्वाइन करने के लिए विश ऐसे एक्सप्रेस किया है जी। ये रशिया को थोड़ा सा मंजूर नहीं है, क्योंकि ये नेटो फोर्सेस, ये रूस चाहता है कि ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। इसीलिए दो प्रोविंसेस जो सेपरेटिस्ट जो हो गए उसमें रशिया ने अपना जो वहाँ के लीडर्स आए थे, ये रशिया ने उनको सपोर्ट किया था। जब वो चेंज हो गया और ये यूक्रेन फोर्सेस उनको इसके ऊपर आके उनको कंट्रोल करने लगा, तो रूस ने सोचा कि एक्यूज़ किया एक्चुअली यूक्रेन फोर्सेस को कि ये एथनिक क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वॉलंटरीली नहीं इन्वाइट किया हूँ, हमारा वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस को इन्होंने हमें इन्वाइट किया है जी। तो उसी तरह अगर ये सब सोचेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी यूक्रेन जैसे 1994 में 1991 में जैसे सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो तेरे कोलैप्स कर गया जी, उस टाइम पे 1994 उसके बाद 1994 में एक बुकारेस्ट में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था। उसी के हिसाब से जितनी भी ये न्यूक्लियर एसेट्स उस टाइम पे वर्ल्ड का थर्ड पोजीशंस में यूक्रेन के पास ये इतना एसेट्स था। तो ये सारा ये एग्रीमेंट में ये सारा 2052 आई थिंक 2500 न्यूक्लियर स्ट्राइक वारहेड्स ये सब यूक्रेन के पास था। ये सारा वॉलंटरीली उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया और सारा रशिया के पास चला गया। अगर डिसीजन अगर ये नहीं लिया होता, इसीलिए नहीं लिया कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसी रिक्वायरमेंट था उसको मेंटेन करने के लिए, वो उनका कॉफर बिल्कुल एम्प्टी था। तो अगर ये उनके पास थोड़ा सा भी न्यूक्लियर एसेट्स होता, मैं नहीं समझता हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही होता। जी प्रोफेसर राजा राम जी, ये ठीक है कि जो प्रतिबंध लगे हैं यूक्रेन रूस के ऊपर, उसका कारण भी लोगों को मालूम है। मैं जयंत साहब ये समझना चाह रहा हूँ दरअसल कि बदलती हुई इस दुनिया में जब हम क्रिप्टो करेंसी जैसी बात करते हैं, इस तरह की जो वर्चुअल मुद्राएं हर देश के सामने बन के उभरी हैं दुनिया में, ऐसे में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं किसी देश पर, कितने असरकारक होते हैं? वो छोटा देश कोई हो तो शायद हो सकता है वो इन प्रतिबंधों का सामना ना कर पाए, लेकिन रूस जय या कोई और बड़ा देश, कितने उसके लिए चुनौतीपूर्ण प्रतिबंध होते हैं, कितना असर डालते हैं उस पर? क्रिप्टो करेंसी की जहां तक बात है,
इसके बारे में अभी तक ये शोध नहीं हो पाया है या जानकारी नहीं हो पाई है पूर्णतया कि देश का जो अर्थव्यवस्था है और उसमें जो गवर्नमेंट है उसके पैसे भी इसमें शामिल हैं या नहीं। जैसे त्याल जी ने जिक्र किया, लगभग $600 बिलियन से अधिक रूस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जी। अधिकतर यूएस में वो निवेशित है और भी पाश्चात्य के देशों में निवेशित है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के रूप में अगर उन्होंने अपना पैसा रखा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। एक दूसरी बात है कि इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होगा या गवर्नमेंट टू बिजनेस अगर होगा, उस पर तो स्विफ्ट के दायरे में आ जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। उसमें यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है जी। डॉलर में किसी प्रकार से रूस कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये सारे प्रतिबंध हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, अगर गवर्नमेंट की ओर से उसमें निवेश किया गया है और एक पोजीशन लिया गया है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है जी, तो उसका असर काफ़ी कम होगा। लेकिन एक अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो रूस का जो निर्यात है वो लगभग $450 बिलियन का था और उसका आयात लगभग $225 बिलियन का था। तो इसका अर्थ है कि विदेश व्यापार से उसे काफ़ी आमद होती थी, काफ़ी पैसे उसको मिलते थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होती थी। तो जब आप विदेश व्यापार में प्रतिबंध लगेंगे, इसका असर तो पड़ेगा ही, तो उसमें उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। दरअसल मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि शायद जो रूस की कंपनियां हैं वो क्रिप्टो करेंसी जैसी जो वर्चुअल करेंसी है उसके जरिए अपना कारोबार कर सकती हैं। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। लेकिन तायल साहब, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, हम आर्थिक प्रतिबंध कितने असरकारक हो सकते हैं या कितने नहीं हो सकते हैं, इसे समझना चाह रहे हैं। 2014 में भी रूस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, यूरोपियन देशों ने, जब क्रीमिया का मामला उठा था। उसके अगर हम 2014 की बात करें तो आज के मुकाबले में रूस ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मैं ये सवाल बार बार उठा रहा हूं कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन ये कितने असरकारक होंगे? क्या रूस को दबा पाएंगे या किसी ऐसे शक्तिशाली देश को दबा सकते हैं? आपका सवाल बहुत ही अहम है। और देखिए, 2014 में भी आर्थिक प्रतिबंध लगे थे क्रीमिया के बाद, जैसा आपने कहा, पर कोई रशिया पे उसका ऐसा असर नहीं पड़ा कि उसने ये कदम यूक्रेन पे हमला करके उठा लिया, तो उससे वो परेशान नहीं हुए। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो कई देशों पर सैंक्शंस लगे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। साउथ अफ्रीका पे दशकों तक आर्थिक प्रतिबंध लगे, पर कुछ देश उसके साथ थे, वो सैंक्शंस बस्टिंग करते थे और साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करते रहते थे। इराक के साथ भी बहुत सालों तक आर्थिक प्रतिबंध लगे, पर इराक अपना तेल भी बेचने में समर्थ रहा उन प्रतिबंधों के बावजूद, क्योंकि कुछ देश वो तेल खरीदने के लिए तैयार थे जी। अगर हम आज के रूस की तरफ देखें, देखिए हम खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं, आपने देखा होगा। दूसरी चीज ये है कि यूरोप और तो पूरे सैंक्शंस और आर्थिक प्रतिबंध तो लगा रहा है, पर उसने ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। 35 से 40% तक जो गैस वेस्ट यूरोप के घरों को गर्म करती है, उनकी अंगीठी गर्म करती है, उनके चूल्हे चलाती है, वो रशिया से आती है जी। उसका पेमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब तक पूरा पाश्चात्य विश्व, यूरोप रूस से गैस और तेल खरीदता रहेगा, तब तक इतना दबाव रूस पर नहीं पड़ सकता कि वो अपनी नीतियां यूक्रेन में बदले। दूसरी चीज जो इस समय सामने आ रही है कि यूक्रेन और रशिया दुनिया में ब्रेड बास्केट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा है, मक्के की पैदावार बहुत ज़्यादा है, और वो पूरी दुनिया में वहाँ से निर्यात होता है। बहुत सारा यूक्रेन का गेहूं और कॉर्न इस समय लोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सी ऑफ एजोव, मारियोपोल
के थ्रू वहाँ से निर्यात होता था, वहाँ हम देख रहे हैं बहुत लड़ाई हो रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, उसका विश्व की आर्थिक दशा पर, विश्व के खाद्य स्थिति पर एक बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। रशिया के ऊपर नहीं, क्योंकि रशिया के पास तो बहुत गेहूँ है। जी। यूक्रेन तो रशिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा गेहूँ की कमी का, वो पड़ेगा विश्व के ऊपर। जी। उसी तरह देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपके पास एनर्जी, ऊर्जा होनी चाहिए, और खाने-पीने के लिए गेहूँ और ये सब होना चाहिए। मीट बहुत है इस समय रशिया के पास। तो कोई दबाव में नहीं। अच्छा, फिर चीन, देखिए भारत है, चीन है, और भी रशिया के जो मित्र हैं, वो इन सैंक्शंस में साथ नहीं है। वेस्ट के, अभी जापान ने भी लगा दी है, और हमने जैसे देखा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया शायद भारत से नाखुश भी हैं इस बात पर। जी। पर हमारी नीति है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे तर्क है, और उसके पीछे बहुत एक हमारा एक विश्वास है। पर जब तक ये विश्व के और चाइना तो बहुत मेजर देश है, भारत बहुत मेजर देश है। जी। बिल्कुल। तो हम लोग जो ये देश है वो व्यापार करते रहेंगे, तेल खरीदते रहेंगे, और किसी का फंड ट्रांसफर का भी देखिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जी। वैसे ईरान के साथ हम तेल खरीदने में असमर्थ रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि हम उनको विदेशी मुद्रा में पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी ईरान के बात है, साथ। इन प्रतिबंधों को लेकर भी दुनिया बटी हुई है। तमाम देश ऐसे हैं जो रूस के पर जो प्रतिबंध लगाए हैं यूरोपियन कंट्रीज ने, उससे सहमत नहीं है। तो कुछ कारोबार अपना जारी रखना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले किस करेंसी में वो कारोबार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कई देशों की बात की, पहले भी कई देशों पर प्रतिबंध इस तरह के लग चुके हैं जयंत जी। उसमें जब मैं वाजपेयी सरकार की बात करता हूं तो वो याद है हमें कि तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे पोखरण के समय में। उसके बावजूद भारत न केवल अपने दम पर खड़ा हुआ, उसने विश्व को दिखाया कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि प्रतिबंध लगा तो दे रहे हैं आप, वो असरकार कितने हैं? छोटे देश नहीं है ये सब। देखिए, रूस में एक चीज़ है कि उनको जिस चीज़ की अभी कमी है वो टेक्नोलॉजी में है, टेलीकम्युनिकेशंस में है, और ऑयल इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स विदेश से उनको मिलना था। तो ये जो शॉर्टेज होगा, इसके चलते उनके जो उद्योग हैं वो भी प्रभावित होंगे। जैसे एक सुखोई सुपर 100 जेट की बात है, उसका जो इंजन वगैरह है वो सारा फ्रांस से आता है जी। सफ्रान करके एक कंपनी है, वो उसने फैसला किया है कि वो सप्लाई नहीं करेगा। तो वो जो उद्योग है उसका प्लेन बनाने का, वो तो बैठ जाएगा। एक उसकी ट्रक कंपनी है कमाज कर नाम से, तो कमाज में करीब 40% जो पार्ट पुर्जे हैं वो विदेश से आते हैं, पाश्चात्य देशों से आते हैं। तो वहाँ लगभग 15,000 लोगों की नौकरी जाने की बात है। तो इस प्रकार से प्रभावित होगा उसका उद्योग। खाने पीने की शायद कमी ना हो, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुद्रास्फीति होगी। ऑलरेडी वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो 5% से ऊपर चला गया है। रूबल का जो दर है, विनिमय दर है डॉलर के अगेंस्ट, वो 104 रूबल पर $1 हो गया है। तो विदेश जाना या विदेश के साथ किसी प्रकार का कोई सामान वहाँ से मंगवाना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रूस अभी भी दवा के मामले में वो आत्मनिर्भर नहीं है, और वो काफ़ी पैमाने पर दवा आयात करता है। तो पुतिन साहब ने अभी हाल में कहा है कि अगर पाश्चात्य देश ये सैंक्शन लगाते रहेंगे तो हम अल्टरनेटिव सोर्स की बात करेंगे, और हिंदुस्तान से हम खरीद सकते हैं दवा ज़्यादा मात्रा में। जी, आपने बिल्कुल हिंदुस्तान की जो बात की, अगर मैं बात करूं तो भारत में रूस का निर्यात साल 2021 में $6.9 अरब का था। इसमें मुख्य रूप से खनिज तेल, उर्वरक और हीरे थे। वहीं भारत ने साल 2020-21 में रूस को $3.33 अरब के सामान का निर्यात किया था। इसमें मुख्य रूप से जो आप कह रहे थे जयंत जी, दवाएं, उत्पाद, चाय और कॉफ़ी थी। प्रोफेसर राजा राम जी, जो बात मैं छोटे देश बड़े देश की बार बार कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज हैं,
जब भी कोई ऐसी बात आती है तो कई देशों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जाहिर तौर पे ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसा अभी तायल साहब भी कह रहे थे, रूस पे हो सकता है उतने असरकारी ना हो, क्योंकि रूस के पास अपनी एनर्जी है, अपना उसके पास फूड सिस्टम, उसका अपना मजबूत सिस्टम है उसके पास, लेकिन जो दूसरे देश हैं उस पर उसका असर पड़ता है। इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ इस बात को। अगर भारत के साथ संबंधों को देखा जाए तो रूस के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। अगर इन प्रतिबंधों की बात मैं करूँ तो भारत और रूस पर किस तरह के असर हो सकते हैं, हमें क्या नुकसान या फायदा इसका हो सकता है? जो मैं समझता हूँ, भारत के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि हमारा भारत के लिए रसिया एक बहुत टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के बेस्ड है। ये कोई नया नहीं है, कंसिस्टेंट है फॉर डिकेड्स। जी, सो दिस वो अभी इमीडिएटली चेंज होने वाला नहीं है। इसमें अगर ये जो जितने भी सैंक्शंस वगैरह जो लगाए हैं वेस्ट, मेरे हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज या जो कंट्री ये सैंक्शन लगा रहे हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, रसिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपने जो कहा, रसिया ऐसे छोटा कंट्री नहीं है जी। छोटे का मैं अगर एक एग्जांपल दूं, कंपेयरिंग विथ इंडिया, 1998 में हमने जो पोखरण टेस्ट किया, जी, पूरा होल वर्ल्ड हमारे खिलाफ वो सैंक्शन वगैरह लगा दिए। इवन फ्रेंडली कंट्री लाइक जापान भी जितनी ओडीए वगैरह आ रहा था सारा बंद कर दिया, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अगेन बैक टू स्क्वायर वन, एक नॉर्मल हो गया। सो ये एक्चुअली वो टेम्पररी एबरेशन में है बोल के मैं से मानता हूँ, और ये सुनर और लेटर ये रिजल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के से ये बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है। और ये सैंक्शन वाली जो बात है, 40% ऑलमोस्ट 35 to 40% ये ऑयल जो आप अभी हम बात कर रहे थे, वेस्ट उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और हम भी तेल हम भी खरीदते हैं रशिया से, लेकिन ये लेस देन 1% है। तो हमारा डिपेंडेंस उसके ऊपर रशिया के ऊपर नहीं है। हमारा मेन है जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट। और अभी उसी के ऊपर कुछ अभी न्यूज़ में आ रहा था कि वो उसमें कुछ असर पड़ेगा, लेकिन रशियन एम्बेसडर यहाँ पर जो हैं उन्होंने क्लियरली इनको ये क्लैरिफाई किया कि ये जो S-400 जो सुपरसोनिक जो सरफेस जो हम जो ये मिसाइल सिस्टम हम जो खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जैसे था वो रहेगा। तो हमारा पॉलिसी रशिया की तरफ जो है, इसमें दूसरा कंट्री का इन्फ्लुएंस है, इंडिया नहीं झुकना चाहिए और नहीं झुकेगा भी। जैसे इसमें है, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्वाड का अगर हम एग्जांपल लेंगे, क्वाड में अभी इंडिया का पोजीशन कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वाड दिस इज़ अ फॉल्ट लाइन नाउ, क्योंकि अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने कंडेम भी किया, सैंक्शन भी डाला, लेकिन इंडिया इसीलिए तो ये जापान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए जी। और फिर ये कल ही तो हुआ था, फिर उनका वर्चुअल समिट ये ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर, अभी नेक्स्ट मंथ में फिर चाइना का भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर। जी प्रोफेसर राजाराम जी, जाहिर सी बात है कि दुनिया का जो आर्थिक तंत्र है, जो जिस तरह की कनेक्टिविटी है देशों के बीच में, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, उसका भी बहुत कुछ असर पड़ता है। रूस और चीन के जो संबंध हैं वो भी दुनिया को मालूम है कि चीन किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मदद रूस की प्रत्यक्ष रूप से करता रहता है। और भारत और रूस के संबंध जो हैं वो कोई भी समय रहा हो, हमेशा भारत के साथ रूस के संबंध मजबूत रहे। हालांकि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यही एक आज़ाद कूटनीति की बात जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब ने भी की है कि भारत की जो आज़ाद विदेश नीति है उसी का परिणाम है कि भारत अपने हितों को देखकर दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जैन साहब जानना चाहूँगा कि अगर रुपए के साथ कोई तंत्र विकसित होता है तो कारोबार की दृष्टि से क्या वो संभव है? यह मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं।
ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। देखिए, ईरान के खिलाफ में जब सैंक्शन लगा था तो एक ऐसे बैंक का चयन किया गया था हिंदुस्तान की ओर से, यूको बैंक मैं नाम भी लेता हूँ, जिनका कोई विदेशी ब्रांच नहीं है, इसलिए स्विफ्ट सिस्टम उन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है जी। तो हमने रुपी ट्रांजैक्शंस किया था और तेल खरीदा था ईरान से। बाद में चल के यूएस ने और दबाव डाला तो फिर हमें कुछ कम करना पड़ा। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम फिर सोच रहे हैं और हम उसमें उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं कि हम रूबल ट्रांजैक्शन फिर से करें रूस के साथ, और इससे हमारे व्यापार को सुविधा ही होगी। क्योंकि एक तो जैसे दवा का हमने जिक्र किया, फिर अगर रूस को तेल बेचना है और अगर हमें अच्छी कीमत पर तेल मिलता है जी, तो हम उस पर भी सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं। लेकिन इसमें यूएस और जो पाश्चात्य देश हैं जिन्होंने सैंक्शन लगाया है वो इससे नाखुश होंगे, तो वो हमें किसी प्रकार से जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात है। अमेरिका हो या यूरोपियन देश हो, वो भी अपने हितों को तरजीह देते हैं, अपने हितों की चिंता करते हैं। जाहिर सी बात है, भारत को भी अपने हित देखने पड़ेंगे, जिसमें फ़ायदा होगा भारत उसके साथ भी खड़ा होगा, और जो नैतिक रूप से सही और गलत होगा उसकी भी भारत ने बात की है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और संभवतः आगे भी करता रहेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।